सिग्नेचर स्टाइल बाय स्वाति। तो जय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। थैंक यू मैम। तो जय सर, लॉ एक थोड़ा भारी भरकम सा सब्जेक्ट है, तो बचपन से ऐसा फिल्मों में लॉयर्स को देख के या कोर्ट को देख के सपना आता था कि मैं भी लॉ से जुड़ूंगा? अगर लाइफ पे छोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पे लेके जाती है। तो आप कह सकते हो कि लॉ से लव हो गया। एफर्ट्स, मुझे जो नाम याद आ रहा है वहां से ये शुरुआत हुई, जर्नी वहां से शुरू हुई। एफर्ट से पहले वाला जयेश कैसा था? सिग्नेचर स्टाइल बाय स्वाति, ये है हमारा पॉडकास्ट चैनल। और आज इस पॉडकास्ट चैनल पे है वो शख्सियत जिनका नाम सुनते ही मुझे तो याद आते हैं भूल भुलैया के रू बाबा, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। डरिएगा नहीं, हमारे चैनल पे रू बाबा नहीं है, हमारे चैनल पे है लॉ बाबा, जो लोगों की लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और स्टूडेंट्स को करते हैं लॉ से अवेयर। तो जय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। थैंक यू मैम। हमारे साथ है आज जयेश भंडारी, जिन्हें इनके स्टूडेंट्स प्यार से जानते हैं लॉ बाबा के नाम से, और इसके साथ ही इनके स्टूडेंट्स ने इनको बहुत अच्छा टैग दिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जयेश सर मतलब फुल एंटरटेनमेंट। शक्ल से ऐसे लगते कि बहुत प्रैंकस्टर हैं या बहुत ज्यादा नॉटी है, लेकिन इनके स्टूडेंट्स इनको ऐसे ही जानते हैं कि जयेश सर अगर क्लास में है तो लॉ जैसा मुश्किल सब्जेक्ट भी बन जाता है बहुत आसान। तो कैसे ये आसान बनाते हैं, कैसे ये जर्नी रही है, आज जानेंगे जय सर से खुद उन्हीं के जुबानी। तो जय सर, लॉ एक थोड़ा भारी भरकम सा सब्जेक्ट है, तो बचपन से ऐसा फिल्मों में लॉयर्स को देख के या कोर्ट को देख के सपना आता था कि मैं भी लॉ से जुड़ूंगा, या अचानक से कहीं से ये मन में विचार आ गया? सच बताऊं मैम तो एकदम अचानक से आ गया। और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर लाइफ पे छोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पे लेके जाती है। बिल्कुल। तो आपको मैं बताऊं कि स्टार्ट जो मैंने किया था वो अकाउंट्स पढ़ाने से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी अकाउंट ज्यादा अच्छी थी कंपैरिजन लॉ। जी जी। और कहीं पे जर्नी अचानक जाते जाते जो है एक जगह मैं पढ़ाने के लिए गया, तो मैंने तब तक लॉ कर लिया था, LLB कर लिया था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अकाउंट्स की जगह पे लॉ पढ़ाओ तो ठीक रहेगा। तब तक मैंने पढ़ाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, और थोड़ी सी तैयारी की क्योंकि पढ़ा हुआ तो था, लॉ कर रखी थी, और पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद तो फिर रस उसी में आ गया सारा। तो आप कह सकते हो कि लॉ से लव हो गया। अरे क्या बात है, लॉ से लव हो गया। लेकिन सर, LLB जब आपने की तो ऐसा नहीं सोचा कि मुझे लॉयर बनना है या कोर्ट में जाके जिरह करनी है? नहीं, ऐसा मन में ज्यादा नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स लॉयर थे, तो हालांकि उनसे डिस्कशंस बहुत होते थे, बट एज सच इतना मन में नहीं आया, क्योंकि जब मैं लॉ कर रहा था उसी वक्त मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। और वो जो क्लास के अंदर इंटरेक्शंस जो बच्चों के साथ में होने लगे, तो मुझे लगा यार जज साहब के साथ इंटरेक्शन करें उससे ज्यादा बढ़िया है कि यहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन में मजा आएगा। क्या बात है। एफर्ट्स, मुझे जो नाम याद आ रहा है वहां से ये शुरुआत हुई, जर्नी वहां से शुरू हुई। एफर्ट्स से पहले वाला जयेश कैसा था? एफर्ट्स के पहले वाला जयेश जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था। मतलब क्लास का एकदम आप कह सकते हो मासूम सा बच्चा, ब्रिलियंट, अभी से बिल्कुल अलग। मतलब क्लास में आज भी मतलब टॉप के जो मतलब 5 सीधे बच्चे जिनको आप बोल सकते हो, उनमें से एक एकदम सिंसियर, जिसको कभी डांट नहीं पड़ी और कहीं कोई बदमाशी में इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमेशा एकदम पढ़ने लिखने वाला, सीरियस सीधा सीधा सा बच्चा। हाँ, डिबेट शुरू से रहा, पोएम्स का शौक था, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट ज्यादा, और ये सब था एफर्ट्स के पहले का जयेश। लेकिन आप बोल रहे हो इंट्रोवर्ट, लेकिन जो जयेश को मैं जानती हूँ वो इंट्रोवर्ट तो नहीं है। ये चेंज कैसे आ गया? ये पता नहीं कैसे चेंज आया। मैंने कहा ना, लाइफ कई बार आपको चेंज करवा देती है, और ये मैं खुद कई बार बहुत सरप्राइज होता हूँ कि कहाँ एकदम आप अकेले रहने वाले। एक्चुअली में इसका बहुत बड़ा रोल रहा जब हम लोग डिबेट कॉम्पिटिशंस में यूनिवर्सिटी को हमने रिप्रेजेंट किया यूथ फेस्टिवल के लिए। वहां जाकर के जो हम लोगों का एक ग्रुप बना 30-40 स्टूडेंट्स जोधपुर से, और वहां जाने के बाद ऑल ओवर इंडिया से जो सारी यूनिवर्सिटीज आई, और उनके जो भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ में जो इंटरेक्शन हुआ, मेरे ख्याल से 1998 का वो जो टाइमिंग था, उसके बाद से एकदम ड्रास्टिक चेंज। ऐसा लगता है ना, कहीं हम पहले कुएं के मेंढक थे, अब जाके समंदर देखने को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एक चेंज देखने को मिला ना, इतने लोगों से मिलना, इतनी चीजें देखना, और उसके बाद से जो चेंज हुआ वो अभी तक भी चालू है। तो कितना चेंज आया? मतलब जो दूसरे बच्चे थे उनको एक्सपोजर ज्यादा था, या हमें बाहर निकलने का मौका कम मिला?
एक्चुअली मुझे उस वक्त मेरी सिचुएशन ये थी कि मुझे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। बहुत सिंपल सा था कि जब मैंने बीकॉम किया उसके बाद में मेरा जो ड्रीम था आज भी है कि मुझे एमबीए करना है। मुझे ये था कि मुझे बात करना पसंद है, तो मुझे लोगों से मिलना है, बात करनी है, नई नई चीजें सीखनी है। उस वक्त यहाँ इतना स्कोप था नहीं था। तो मेरे सारे फ्रेंड्स पुणे जा रहे थे करने के लिए। अब मैं यहाँ पे ये था कि मदर मेरी जो है उन्होंने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी। बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो जाने नहीं दूंगी, अपने से दूर कर नहीं सकती, जो नॉर्मली जोधपुर के अंदर आज भी है, ट्रेडिशन है। तो उन्होंने बोला नहीं बाहर तो नहीं जाने देंगे, रहना तो आपको यहीं पड़ेगा। तो एमबीए का ड्रीम जो है वो वहीं पे रुक गया। और जोधपुर में अगर रह रहे हैं और जिससे हम लोग जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहां फिर एक ही कोर्स सामने आते हैं, सीए करना है। तो वो फिर एक सीए में मैं एंटर तो हो गया, लेकिन चूंकि ड्रीम कभी सीए था नहीं इतनी पढ़ाई होती है। यहाँ कहानी में एकदम ट्विस्ट आया। तो सीए तो मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की अपनी, बट आज की डेट तक बहुत सारे लोगों को सीए बना जरूर दिया है। क्या बात है, मतलब हम खुद नहीं बन सके लेकिन बना दिया है। बिल्कुल। आपके स्टूडेंट्स तो आपको इतना मानते कि जैसे ही सीए के किसी भी लेवल का रिजल्ट आता है और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे झड़ी लग जाती है, थैंक यू जयेश सर। फिर चाहे वो अच्छे कोर्स हो या अपने जितने भी ऑडियोज के माध्यम से और किसी भी तरीके से, हर बच्चा सिर्फ दिल से दुआ देता है जयेश सर को। तो जयेश सर लॉ बाबा कैसे बने? मतलब स्टूडेंट्स के मन में घर करना आसान बात नहीं है। एक टीचर होने के नाते मैं भी ये जानती हूँ कि एक डल सब्जेक्ट को जिसमें बहुत सारा रट्टा भी मारना पड़ता है और सीए में तो सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने पड़ते हैं, उसको आसान बनाना आसान तो नहीं है। तो ये जर्नी कैसे? ये ऐसे हुआ मैम कि एक तो जैसे डिबेट में मैं रहा, मैंने जेएनवी को रिप्रेजेंट किया और हम लोग जेएनवी के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए। देन कम्युनिकेशन की बहुत आदत पड़ी। फिर उसके बाद में मैंने जोधपुर में ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया कुछ टाइम। बिल्कुल। और वहां से फिर थोड़ा शेरो शायरी की आदत लगी और कुछ कविताओं की आदत और लग गई। तो मैंने क्या किया कि अपना ये जो शेरो शायरी वाला वर्जन था इसको मैंने क्लास में अप्लाई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये इंटीग्रेशन। तो बस वो जो कॉम्बिनेशन बना मेरा, तो बच्चों को इतना मजा आने लगा कि क्लास के अंदर पढ़ते पढ़ते बीच में अचानक से कोई शायरी हो गई या लॉ के किसी प्रोविजन को मैंने एग्जाम्पल्स के अंदर कोड कर दिया। अच्छा, मूवीज का शौक बहुत था, तो जो मूवी मतलब ऐसा नहीं कि थिएटर जाके देखना है, टीवी में भी अगर कोई आ रही अच्छी मूवी है तो मैंने देखी और उसके सीन को कहीं ना कहीं मैंने अपने सब्जेक्ट के किसी पॉइंट के साथ में रिलेट कर दिया। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ कि मेरा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनता गया, बच्चों को मजा आता गया। बिल्कुल, आपने ये बात छेड़ी है ना, तो आपके ऑल इंडिया रेडियो वाली जर्नी पे भी मैं बात शुरू करूंगी, लेकिन अभी मैं आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें आपने जॉली LLB 3 की शूटिंग पर रोका। तो यानी जिसको मूवीज में इंटरेस्ट है और उसके लीगल एस्पेक्ट्स में भी इंटरेस्ट है, वो ये बात कह सकता है। ये कैसे आया? यही चीज हुई मैम कि कहीं पर भी एक्चुअली में क्या हुआ, मैं बच्चों को भी एक चीज बोलता था हमेशा पढ़ाते वक्त भी, हर जगह लॉ ढूंढना शुरू करो। शॉप में जा रहे हो, एक सामान खरीद रहे हो तो अचानक से दिमाग में लाओ कि यार लॉ में इसमें कौन सा प्रोविजन लग रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविजन है, सामान खरीद रहे हो, इसमें कुछ हो गया तो कैसे होगा। तो वो एस्पेक्ट में सिर्फ बच्चों को सिखा ही नहीं रहा था, खुद भी उस चीज के ऊपर उसको फॉलो कर रहा था कि मुझे फिर हर जगह जो है वो लॉ दिखाई देती है। तो वो एक नजर जो है, चाहे फिर वो मूवी हो, चाहे पद्मावत का आया हो या किसी भी तरह का कुछ भी हो, जहां लीगल एस्पेक्ट दिखेगा वहां नजर पहले जाएगी और वहां जाएगी तो फिर रील बनेगी। वहां जयेश सर का वीडियो भी आएगा, रील भी बनेगी और स्टूडेंट्स लाइक भी बहुत करेंगे। तो सर, अब जैसे आपने बताया कि ये जो पैटर्न आपने अपनी टीचिंग का चेंज किया, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो आपका बैकग्राउंड रहा, शेरो शायरी का, डिबेट का, ऑल इंडिया रेडियो का, तो वहां तक कैसे पहुंचे? ऑल इंडिया रेडियो तक? ऑल इंडिया रेडियो तक मैं पहुंचा मेरी सिस्टर की वजह से। तो मेरी सिस्टर है बिनाका मालू जी, जो राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। वो बहुत लंबे टाइम से आकाशवाणी में थी, ऑल इंडिया रेडियो में, और चूंकि बोलने में भी ठीक ठाक ही था, तो उसके बाद से लगा कि यार बोलना है। अच्छा, उस वक्त रेडियो बहुत बड़ा एक मीडियम था, जबरदस्त वाला, और उसमें भी उस वक्त तक प्राइवेट रेडियोज आए नहीं थे, तो आकाशवाणी अपने आप में बहुत बड़ा था। वहां आज भी है। तो वहां उनके थ्रू जब मैं गया और एक दो प्रोग्राम्स किए तो मजा ये आने लगा कि उस वक्त में पोस्ट कार्ड आते थे गांव से, लोग पोस्ट कार्ड में नाम लिखते थे, तो वो इतना बढ़िया लगता था। अच्छा, फिर लोग सुनते भी थे तो घर पे, अरे आज तो देश की आवाज सुनाई देगी, आज वो उसका प्रोग्राम आ रहा है। वो धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट बनता गया, तो फिर उसमें काफी टाइम मैंने काम किया रेडियो में। छूट भी गया फिर?
छूट भी गया, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाने में लगे, बैचेस बढ़ते गए और काम बढ़ता गया तो फिर धीरे धीरे वो मिस करते। हाँ, वो चीज तो एक अलग ही है। अभी जैसे अपन बात कर भी रहे थे, अभी हम कैमरा के सामने बैठे हैं तो पूरा तैयार होके बाल सही है कि नहीं, ड्रेसअप सही है कि नहीं। रेडियो में देख रहे हैं, साइड में हाँ, रेडियो में कई बार ऐसा, मतलब 5:30 बजे भरी नींद में जा रहे हैं, वहां एक चाय पी और जैसे है वैसे हालत में प्रोग्राम देना शुरू किया। सामने कोई देख तो रहा नहीं है, सिर्फ आवाज जानी है, तो पर आवाज में एनर्जी फुल। हाँ, वो फुल होती है। एक चाय मिल जाए सुबह सुबह, लिसनर्स को नहीं पता वो चलता लिसनर्स को कभी नहीं पता लगता था कि हम कैसे बैठे हैं उस वक्त के अंदर और किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वो चीज तो मिस होती है। लेकिन फिर भी आप किसी न किसी माध्यम से जो कम्युनिकेशन है आपका वो बना हुआ है, और मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब क्योंकि आप एक एस्टैब्लिश्ड टीचर हैं, आगे की जर्नी, क्योंकि स्टूडेंट्स धीरे धीरे डायनामिक हो रहे हैं आफ्टर कोविड, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग हो गई है बहुत जगह पर, यूट्यूब के इतने चैनल से इतने फ्री में एजुकेशन मिल रही है। ऐसे में अपने आप को एज एन टीचर सस्टेन करना कि कोई आपके लिए फीस देकर आए, एग्जैक्टली वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो कैसे इस चैलेंज को ले पा रहे हैं? इस चैलेंज को इस तरह से ले पा रहे हैं हम लोग कि बच्चों को जो चाहिए उसी से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जी, एक पिक्चर आई थी बहुत अच्छी, अभिषेक बच्चन की, गुरु। जी, तो कहते हैं धीरूभाई अंबानी जी की लाइफ पे थी। तो लास्ट उसमें कोर्ट का सीन है, तो उसमें जब धीरूभाई मतलब जो अभिषेक बच्चन रोल प्ले कर रहे थे, तो उनको जब ये बोला कि भाई आपने ये सब किया है, तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया है, जिसको जो चाहिए था उसको मैंने वो दिया। जिसको सलाम चाहिए था उसको सलाम दिया, जिसको चांदी का जूता चाहिए था उसको चांदी का जूता दिया। तो बस यहाँ पे भी हम लोग भी वही कर रहे हैं, जिसको जो चाहिए उसको देना है। अगर उसको फेस टू फेस पढ़ना है तो फेस टू फेस पढ़ाएंगे, अगर उसको लग रहा है नहीं ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन, यूट्यूब पे अगर पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब पे पढ़ना है। तो हर सोर्स में जब हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आज भी बच्चा जो है वो कनेक्टेड है हमारे साथ में। और अच्छा, यूट्यूब पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतने सारे जब सोर्सेज है ना, तो उसको लगता है कि इतने सारों में से किस किस को पढ़ना है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक मेंटर की तरह से सेलेक्ट करता ही है, आइदर आपके आइडियाज को लेकर के, आपकी पर्सनालिटी को लेकर के, आपके पढ़ाने के तरीके को लेकर के। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन है, लेकिन आज भी स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपकी क्लासेस को लेगा, परचेज करेगा और पढ़ेगा। क्वालिटी जो आएगी, बट ऑब्वियस है क्योंकि यूट्यूब पे ये होगा कि 50 तरह की बातें होंगी। जब आज भी हम जब लाइव क्लास लेके करेंगे तो वो सीरियसनेस थोड़ी सी आएगी, तो इस वजह से वो लेता है भी। लेकिन एज अ टीचर हमारे लिए ये जो शिफ्ट है वो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने वैसे पढ़ाई नहीं की। एग्जैक्टली, बराबर है। हमारे लिए क्लास मतलब क्लास जो जितनी बात क्लास में हो गई वो ठीक है, घर आके सिर्फ याद करना होता था कि अच्छा आज क्लास में क्या पॉइंट डिस्कस हुआ था। आज बच्चा बार बार रिपीट मोड पे देख लेगा, 1.5x 2x करके भी वो स्पीड को देख लेगा, उसके पास बार बार इटरेट करने का मौका है। ऐसे में हमारे लिए मतलब ये जो मॉड्यूलेशन एज अ टीचर थोड़ा मुश्किल होता है टेक्निकल चीजों में। टेक्निकल चीजों को लेकर के है, तो मुझे लगता है सीखना पड़ता है, सीख जाते हैं। कोविड के टाइम में बहुत सीखा। मतलब कोविड बहुत कुछ लेके गया, बहुत कुछ देके भी गया। कोविड टाइम पे सारी चीजें सीख ली जो मैं सोच ही नहीं सकता था कभी। इसमें घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, खास करके मेरी डॉटर जो है, क्योंकि टेक्निकल चीजें समझ में आती नहीं थी तो गुस्सा आता था। बच्चों को पेरेंट बनाना पड़ता है। तो उस वक्त में उसने सारा कुछ संभाला, सिखाया भी बहुत पेशेंस के साथ में। कई बार चिढ़ भी जाता, गुस्सा हो जाता, ये क्या हो रहा है, स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, ये अचानक क्या हो गया, नेट में क्या दिक्कत आ गई। तो सारी चीजें थी, बट उसने बहुत पेशेंटली सारी चीजों को संभाला, सिखाया भी। बिल्कुल। अब आपने जब बात छेड़ ही दी है, तो मैं अगर आपको एज एन अपने घर का सबसे छोटा लाडला बच्चा, क्योंकि बिनाका दीदी और आप में गैप भी बहुत है, तो एक तो पेरेंट्स और फिर डबल पेरेंट्स जी हमारे लिए, हमारे सिबलिंग्स वैसे हो जाते हैं। तो एक लाडला बच्चा है जिसकी हर फरमाइश पूरी होती है, जो बहुत ही प्रोटेक्शन में रहा है, लेकिन जैसे ही आप पेरेंट बनते हैं तो जिम्मेदारी अलग हो जाती है। और आज के बच्चे ऐसे, उनसे हमें सीखने की जरूरत है। तो ये जो डिलेमा है, इसको कैसे टैकल करते हैं? अब ये डिलेमा टैकल दो तरीके से है। अक्सर हम सुनते आए थे कि अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि बच्चों को क्या, पेरेंटिंग पे, कि एक तरफ आता है कि बच्चों को दोस्त समझ के चलो, उनको दोस्त मानो, लेकिन किस हद तक दोस्त मानो। क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने तो कभी दोस्त नहीं समझा है। आज भी नहीं है। मतलब आज भी मुझे ध्यान है, इस एज के बाद भी अब ये लगता है कि नहीं, पेरेंट्स ने अगर कुछ बोल दिया है तो वो फाइनल है।
कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अभी के बच्चों में ये है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं, अगर हमारी बात है तो आप सुनो तो सही कम से कम, चलो आपकी बात माननी नहीं माननी बात की चीज है, हमारी सुन तो लीजिए कम से कम। जी। तो वो एक चीज तो है। तो अब ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस लेवल तक उनको फ्रेंड मान के चलना है और किस लेवल तक अपने एक्चुअल पेरेंट्स के रोल में हमको आना पड़ेगा। लेकिन बहुत टफ बॉर्डर लाइन है और इतनी माइन्यूट है ना ये लाइन कि इसको क्रॉस कब कर जाए पता नहीं चलता। हाँ, बराबर है। क्योंकि एक सेंटेंस है, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ भी देखती, क्या है यार पापा, मेरे लिए ये सेंटेंस मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैंने कभी अपने पापा को ऐसे में बोलूं कि क्या यार पापा मतलब। लेकिन अभी हमारे बच्चों के लिए शायद बहुत कैजुअल लाइन है कि क्या यार पापा ऐसे क्या कर रहे हो, और मतलब आपको ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है। सही है। तो थोड़ा वो पेरेंट के रोल में आ जाता है। आना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे लगती है कि हम लोग ने बचपन से ये सीखा कि हमारे पेरेंट्स चेंज नहीं हो सकते हैं, हमको चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी मुझे लगता है सिचुएशन उल्टी हो गई है, रिवर्स पे आ गई है। हाँ। हमारे बच्चे चेंज होते नहीं दिख रहे, हमको उनके हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा तो होना पड़ेगा। कुल मिला के हमारी जो जनरेशन है वही बीच में फंसी हुई है। एग्जैक्टली। मतलब मुझे ये लगता है हमारी जनरेशन, जो आपकी मेरी वाली जनरेशन है, वो भाटा पेंसिल वाली रेंज से लेकर एप्पल पेंसिल वाले तक पहुंच गए हैं। लेकिन ना हमारे पहले वाले ना हमारे बाद वाले उस रेंज को डिफाइन कर सकते। वी हैव अ वास्ट रेंज। एग्जैक्टली। हमारा मॉड्यूलेशन भी बहुत बेटर रहा है उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं एज एन पेरेंट हमारी जिम्मेदारी, कितने भी फ्रेंडली हो जाए, हमारी जिम्मेदारियों से तो हम नहीं भाग सकते। जहां अनुशासन है, डिसिप्लिन है, एक रूटीन फॉलो करवाने वाली बात है, वो तो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर स्टार्टिंग लेवल से ही, बचपन से ही अगर हम ये डिसिप्लिन जो है वो बच्चों में डालेंगे तो डिसिप्लिन आएगा। बहुत सारे बच्चे आप देखो कि अभी तो 3 अटेम्प्ट हो गए हमारे सीएम है, तो हर 3 महीने से हम नए बच्चों से मिल रहे हैं। जनरेशन बहुत नई आती जा रही है, सब तरह के बच्चे दिखते हैं हमको, सारे टाइप के बच्चों से मिलना हो रहा है। कई सारे ऐसे हैं उनको देख के लगता है इनका पेरेंटिंग बहुत अच्छा है, आज भी उतने ही हम्बल हैं, उतने ही तरीके से बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी दिखते हैं जो समझते नहीं है कि टीचर भी कुछ होता है हमारे लिए। आई थिंक वो अपने पेरेंट्स के साथ भी वैसे ही होते होंगे। तो आई थिंक अपब्रिंगिंग जो बच्चे की है ना, वो अगर एक आज भी उसी तरीके से थोड़ा सा ढंग से हो रही है, तो आगे जाके भी वो सब चीजों को फॉलो करेगा। मुझे लगता है मैं जितने तरह के बच्चों से मिल रहा हूँ, मुझे आज भी ऐसे कई सारे बच्चे, मैं बहुत सरप्राइज भी होता हूँ। आपको एक सिंपल चीज, छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग, मेरे कुछ सीए फ्रेंड्स के साथ हम लोग एक स्वीट शॉप पे खड़े थे, और आज की टाइम का एक स्टूडेंट, जो करंट बैच का स्टूडेंट था, वो दूर खड़ा है, उसने मुझे देख लिया है, आई कॉन्टेक्ट हमारा हो गया है, हेलो नहीं, नमस्ते नहीं, कुछ भी नहीं, पास भी नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, इंटरेक्शन हो गया। आधे घंटे के बाद हम एक दूसरी जगह पे हैं, वहां कुछ पुराने स्टूडेंट जो चार्टेड बन चुके हैं, वो भी सामने खड़े हैं, हम भी वहां हैं, उनका इंटरेक्शन हुआ, 1 मिनट में वो लोग आ गए, पैर छुए, कैसे हैं सर आप, बहुत दिनों बाद आपको देखा, आपकी रील्स देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, सर आप चाहे हम लेके आते हैं आपके लिए। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, यार कितना डिफरेंस आ गया है, कहाँ वो और कहाँ ये। बट ऐसा नहीं है कि आज वैसे स्टूडेंट नहीं है, आज भी है। बट मुझे लगता है अगर बचपन से उनको कुछ सिखाया जाएगा, थोड़ा सा पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो वो एक डिसिप्लिन आएगा। अभी मेरे ख्याल से पेरेंट्स के साथ भी कहीं से कहीं है एक बड़ा एक रीजन, हम लोग अभी कुछ दोस्त लोग डिस्कस कर रहे थे, बच्चों को पैम्पर करना हमने स्टार्ट किया है। मुझे लगता है एक तो बच्चे कम है घर में, सिंगल चाइल्ड है, 1 या 2, पहले की तरह नहीं है, तो इतना ज्यादा उनको पैम्पर कर दिया है कि नहीं हमारा बच्चा है, इसको ये देना है, वो देना है, तो कहीं हम लोग उसको हार्डवर्क तो करने ही नहीं दे रहे हैं। जो चीज चाहिए वो दे रहे हैं बिल्कुल। तो फिर वो जाके आगे कहीं ना कहीं पे हमको ही वापस से ट्रबल करने वाला है। और जो जैसे हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं एक कैटरपिलर का, कि वो जैसे जैसे अपने कुकून से निकलता है, जितना संघर्ष करता है, खूबसूरत बटरफ्लाई सामने आती है। लेकिन हमने संघर्ष ही खत्म कर दिया। वो जो जहां संघर्ष खत्म होगा तो वहां पे वहां ये दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल। मतलब सर, शायद जिंदगी आसान बनाने की कोशिश में थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं, रास्ते अलग हो गए हैं। तो अब जो रास्ते अलग हुए ना सर, तो मैं अब जयेश सर को एक एंटरटेनर के रूप में भी कुछ फोटोज में देख रही हूँ। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, अपने व्यूअर्स को भी दिखा रही हूँ। कुछ रील्स आपकी भाभी जी के साथ भी है। जी। ये आइडिया कहाँ से आते हैं? ये प्रेरणा उनकी ज्यादा है या आपकी? नहीं, ये उनकी ज्यादा है, ये मेरी कम है, ये उधर से ज्यादा आती है।
कि प्रतिभा जो है वो बस उसको लगता है कि सारे दिन क्या ये पढ़ाई की वीडियोस बनाते रहते हो, तो कुछ थोड़ा बहुत लाइफ में फन एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग जो है थोड़ा मस्ती मूड में जब होते हैं तो इस तरह की रील्स बना लेते हैं कि थोड़ा अपने लिए बना लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोग झगड़े भी होते हैं। हाँ नहीं, जहाँ प्यार होते हैं वहाँ झगड़े होते ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ भी आप लॉ वाला ज्ञान शेयर करते हैं? नहीं, कम ही करता हूँ। वहाँ बीवी को ज्ञान कौन दे सकता है? नहीं, वो तो बिल्कुल कोई नहीं दे सकता, और उनका फील्ड भी अलग है। थोड़ा उनके बारे में भी बताइए ना सर, कैसे, क्योंकि जब एज एन हस्बैंड वाइफ दोनों अपने अपने फील्ड्स में एकदम डिफरेंट है, एकदम अपार्ट है, लेकिन दोनों ही अपने आप में मतलब अपने आप को प्रूव कर चुके हैं दुनिया के सामने, तो कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को भी हम कॉम्प्लीमेंट्री बना देते हैं कि साथ साथ चलते हैं? बिल्कुल मुझे लगता है कि जब हम लोगों की मैरिज की बात चल रही थी ना, तो आई थिंक मुझे जहां तक याद है कि जो पंडित ने हमारी जन्मपत्री देखी थी, तो शायद अपने यहाँ कितने 36 गुण होते हैं ना टोटल, तो हमारे शायद 15-16 गुण मिल रहे होंगे, तो इतने ही मिल रहे थे। तो ये एक बात आई कि गुण कम मिल रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा है, अगर सारे गुण मिल गए तो हम भाई बहन हो जाएंगे, एकदम एक जैसी ओपिनियन हो जाएगी, तो हमारे बीच बनेगी नहीं। तो अगर ये कम मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादा अच्छी पटेगी, स्कोप है पूरा का पूरा, और वो 20 साल होने जा रहे हैं अभी, 28 तारीख को 20 साल हो जाएंगे। क्या बात है सर, बहुत शुभकामनाएं आपको सक्सेसफुल 2 डेकेड्स कंप्लीट करने के लिए। तो उसका वो नाम के हिसाब से ही प्रतिभा नाम है, और वो उसमें क्रिएटिव बहुत है, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। बहुत सारी फाइन आर्ट्स उसका हो गया, कैंडल मेकिंग वगैरह चल रहा है, उसने आर्ट में पॉलिटेक्निकल से पूरा कोर्स किया हुआ है, टीचिंग भी किया हुआ है, तो उसका एक फील्ड अपने हिसाब से चलता है। जुनून है उसे, मेरे से बहुत ज्यादा जुनून है, मतलब मेरे में इतना नहीं है, मैं कई बार बहुत रेस्ट मूड में आ जाता हूँ कि नहीं यार ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बट उसमें बहुत ज्यादा है, भयंकर वाला है। वो फिर कुछ नहीं सोचती जब काम कर रही होती है। हम लोग, मैं और मेरी डॉटर भी वहां से फिर हट जाता है, नहीं भैया अभी छेड़ दिया तो कलाकारों को नहीं छेड़ना चाहिए। वो अपने पूरे जब क्रिएटिव स्पेस में वो क्रिएटिव स्पेस में होते हैं, तो एग्जैक्टली। अब वापस जन्मपत्री मिलवा के 36 के 36 गुण मिल रहे होंगे अब। नहीं, मतलब एक अच्छा मजा भी बहुत आता था, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाते थे ना, तो मुझे जैसे साउथ इंडियन ऑर्डर किया, तो मुझे अगर चटनी पसंद है तो उसको सांभर पसंद है, तो हमारे लिए बढ़िया चीज हो गई कि वेस्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, चटनी भी खत्म हो रही है, सांभर भी खत्म हो रहा है, डोसा हम शेयर कर लेंगे। तो हम लोगों ने जैन आइडल कपल जीता था 2006 में। उसके बाद से फिर ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई, मतलब ये आइडल कपल वाला काम जो है वो सही है। जन्मपत्री भले कम गुण दिखा रही है, बट वो मैचिंग ज्यादा अच्छी है। नहीं तो मुझे लगता है कि शायद अभी कुछ समय पहले जैसे सोशल मीडिया पे अभी ये बात चली थी कि हर रिलेशनशिप का, स्पेशली एज एन कपल, बहुत सारी चीजें रिन्यूअल पे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शादी के 20-25 साल बाद एक बार फिर से जन्मपत्री मिलवा लेनी चाहिए कि शायद अब गुण मैच कर जाते हो। सही है, पहले ना भी हो लेकिन बाद में तो कर ही जाते हैं। तो सर, जब अगर झगड़ा होता है या तो कहीं ना कहीं पहले मनाने की कोशिश किसकी होती है, आपकी या उनकी? बराबर में ही रहता है मामला, तो कभी मैं ये डाउटफुल आंसर नहीं, ऐसा ही रहता है जनरली। बराबर का तो नहीं हो सकता। मेरा कहते हैं गुस्सा थोड़ा ज्यादा तेज जी तो उधर से आ जाती, मतलब मुझे नहीं लगता आज तक एक दूसरे को मनाने की जरूरत पड़ी होगी। ज्यादा ये हुआ कि 2-4-5 घंटे में कुछ न कुछ ऐसा इवेंट अपने आप हो जाता है कि अपने आप ही वो जो है वो सेटल हो ही जाता है। तो बढ़िया है ना सर। तो अब मान लीजिए फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि प्रतिभा नाराज हो गई है, जी, और इतनी भयंकर नाराज हो गई कि अब उनको कहीं घुमाने ना ले जाए तो बात बनेगी नहीं। तो फिर जोधपुर की वो कौन सी खास जगह होगी कि जहां पर यहाँ लेके गए तो मूड अपने आप सही हो जाएगा? देखो, सबसे बढ़िया अगर जोधपुर की जगह बात करूं, अगर मैं उसको सरदारपुरा बी रोड पे ले जाऊं जी शॉपिंग के लिए मतलब बी रोड देखते ही उसमें जो एक वहां की जो वाइब से उसका जो मूड फ्रेश होता है ना जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर 4-5 दिन वो घर से नहीं निकली है तो मुझे उसको बोलना पड़ता है जी, एक बार बी रोड चक्कर लगा के आ जाओ, तो वापस तुम्हारी एनर्जी आ जाएगी। और वो आती भी है। आती है सर, ये बात की तो मैं खुद लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं खुद जब कॉलेज से घर आ रही होती हूँ तो मैं बकायदा गोल बिल्डिंग से होते हुए पूरा बी रोड होते हुए चिल्ड्रन पार्क तक पहुंचती हूँ। जो माइंड रिफ्रेश होता है सिर्फ विंडो शॉपिंग, मतलब बस उस रास्ते को क्रॉस करते ही जो सारी खुशबुएं लेते हुए, सारी चीजें देखते हुए एकदम वो एग्जैक्टली उसके साथ भी वही है। तो अगर मैं उसको एक बी रोड पे ले जाऊं आराम से, तो वहां ले जाने ही उसके लिए बहुत होगा, मूड सब सही है फिर उसका। और अगर लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना तो सीधा गाड़ी कहाँ रुकती है? तो गाड़ी जाती है सीधी वहां से निकलती है। पहले हम लोग पाली रोड पे निकलते हैं, रोहित पे रुकते हैं, वहाँ एक बढ़िया सी कचौरी और चाय होती है। दूसरी चाय हमारी कीरवा करके जगह आती है जहाँ की चाय भी बहुत फेमस है, दूसरी चाय वहां होती है। फिर सीधे गाड़ी रुकती है मेरे ससुराल जो सुमेरपुर में है। क्या बात, उससे बढ़िया कोई जगह ही नहीं है मेरे लिए भी
कोई काम नहीं, कंवर साहब वाली खातिरदारी है, आराम से रेस्ट करो, और प्रतिभा का मूड तो फिर सही है। सही है। तो ये मेरे सारे व्यूअर्स के लिए भी लॉ बाबा की तरफ से टिप है कि जब भी बीवी का मूड अगर थोड़ा मायके ले जाओ, 19-20 हो तो मायके ले जाओ, या बी रोड, सी रोड, सरदारपुरा, कहीं पर भी आप जहाँ शॉपिंग हो वहां घुमा दो। ये बेस्ट टिप आज आपने दी है, और मुझे लगता है ये वाला पार्ट जिसने भी सुन लिया ना, उसकी जिंदगी तो निहाल है। सही तो है। बहुत अच्छी बातें सर शेयर कर रहे हैं आपसे, लेकिन अभी भी जब तक जोधपुर, अब घूमने तो चले गए, लेकिन बिना खाए पिए जोधपुर ही आ जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। खंडे और खावन खंडे, हम तो वहीं से बड़े हुए हैं। तो फिर क्या खिला के मूड ठीक करना पसंद करेंगे? कहते हैं कि भाई हस्बैंड के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो बीवी के भी दिमाग का रास्ता वहीं से होके जाता है। तो क्या ऐसी चीजें, जैसे डोसे का एग्जाम्पल तो आपने दे दिया, कुछ ऐसा जो दो फिक्स चीजें हैं उसकी मूड ठीक करने के लिए, पाव भाजी जी और उत्तपम। दो ही चीजें हैं आज भी, तब से आज तक। तो मतलब आप डेली भी उसको पाव भाजी खिला दोगे, उसको जमेगा। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, एक दो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से वहां चले गए, और वो अगर हमने खिला दिया तो बस फिर उसका मूड एकदम सही है। बिल्कुल ये रामबाण इलाज है मूड ठीक करने का। लेकिन आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे एक्चुअली में एज जोधपुरी सब पसंद है जी। आप दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे तो वो भी पसंद है, साउथ इंडियन भी पसंद है, पाव भाजी भी पसंद है, मीन्स एज कुछ स्पेसिफिक नहीं है, सारी चीजें पसंद है, सब कुछ पसंद है। फिर भी कुछ कभी मिर्ची बड़ा, कचौरी, हाँ, वो तो आप जोधपुरी के खून में होता है। मिर्ची बड़ा तो बारिश के एक बूंद गिरी, ताल के पकौड़े, बस वो सबसे बढ़िया, और गर्मा गर्म चाय हो जाए, जीवन का सीजन चालू है और क्या चाहिए। ऐसे में एक मुश्किल और आती है, ये जो जीवन का सीजन चालू हो गया, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है जैसे जैसे हम 40 क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद से, क्योंकि अब तक हम अपने लाइफस्टाइल में, पूरे रूटीन में इतना एंग्रॉस्ड है ना कि अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सारी टीचिंग एक तरफ, आपकी हेल्थ का ध्यान एक तरफ, रूटीन एक तरफ, कैसे मेंटेन करते हैं? हम शुरू से आदत ये एक पड़ गई थी, बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, अदरवाइज ये था कि हम लोग शाम को, मतलब मेरा पर्टिकुलर तो ये है कि 6-6:30 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं। बेस्ट। तो वो एक शुरू से रहा, तो उससे थोड़ा सा ठीक रहा। खाने पीने को लेकर के सीजनल जितनी चीजें हैं घर में वो सब बनती हैं। सर्दियां अगर आ गई तो जो भी मोटा अनाज जिसको अपन कहते हैं वो सब घर में बनना शुरू हो जाएगा, सोगरा वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। गर्मी आएंगी तो उस तरह से चीजें बनेंगी। तो एक तो खाने वाइज वो चीजें बहुत सही है। अच्छा, देन उसके अलावा वॉक हो गई, डेली लगभग है, मतलब मॉर्निंग वॉक का तो इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इवनिंग वॉक जो है वो फिक्स रहती है, वो हो ही जाती है। वो चीजों से क्या है कि फिर अच्छा, फिर ये देख भी लेते हैं कि भाई अगर किसी दिन ज्यादा कुछ खा लिया है, कहीं जीवन में चले गए हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा वापस से मेंटेन कर लिया, कम खा लिया, सही है। तो वैसे मेंटेन हो जाता है, मेंटेन करना है, और जरूरी भी हो जाता है, योगा, एक्सरसाइज कुछ और। कभी कभार बीच में ऐसा लग जाता है कि हाँ ज्यादा हो रहा है, तो फिर एक्सरसाइज पाए, रूटीन में तो नहीं होता है, वॉक रूटीन में हो जाती है, वॉक होती है। एक्सरसाइज का एक सीन जब लगता है कि हाँ भैया वजन बढ़ना शुरू हो गया, अब कंट्रोल वापस से लाना पड़ेगा, तो मैंने किया है। मतलब कई बार जब लगा कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो रूटीन में लग गए, अशोक उद्यान चले गए, वहां पे वॉक शुरू करी, लेकिन फिर रनिंग शुरू करी, 10-15 किलो कम किया फिर वापस रूटीन में आए, वापस वही सारा शेड्यूल, और फिर बस वो चलता रहता है। जोधपुर में मतलब मुझे लगता है हमेशा जिम जीवन के बीच में चॉइस वो वही है, वो बैलेंस बहुत मुश्किल है। लेकिन सर बैलेंस तो मुश्किल है, लेकिन एक जब हम वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और घर, रिश्तेदारी सब मेंटेन करने के, तो एज एन फैमिली के आप एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सारी रिश्तेदारी, फैमिली सबको निभा लेते हैं, टाइम निकालते हैं? बिल्कुल निकल जाता है, सब जगह निकल जाता है। और मतलब ऐसा है कि कहीं कोई भी ओकेजन हो, कोई भी फंक्शन हो, तो 99% ट्राई ये रहता है कि वहां पे जाना ही है और अटेंड करना ही है, और कांटेक्ट में भी रहते हैं। नाउ अभी मोबाइल, व्हाट्सएप आ गए, तो नहीं भी मिलना होता है तो कम से कम हम लोग फोन पे कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ऐसा होता है। क्योंकि मुश्किल ये हो गई कि जैसे जैसे हम थोड़ा अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, फ्रेंड्स तो फिर भी हम मिल लेते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को संभालने का, उनसे मिलने का टाइम बहुत कम होता जा रहा है। बड़े शहरों में तो खैर खत्म ही हो गया। हमारे यहाँ अभी भी है, खास करके फेस्टिवल्स हमारे ऐसे आ जाता है ना, तो होली दिवाली हो गई, तो कम से कम मिलना जो है वो सबसे हो जाता है, रूटीन भी हो जाता है मिलना। अब सर एक चीज और जो मतलब मुझे लगता है कि आपने वो खूबी कहीं ना कहीं निकले, एज एन लॉ बाबा तो आप फेमस है ही, एज एन मास्टर शेफ कुछ कढ़ाई में चम्मच हिलता है? ज्यादा तो कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, चाय वाय बना लेता हूँ मैं।
बहुत मतलब ये भी सोचिए कि कितने प्राउड से हम अगर ये बात कह सकते हैं कि चाय बना लेते। देखिए मॉर्निंग टी जो है वो मेरे हाथ की मैं खुद बना के पीता हूँ। प्रतिभा चाय मॉर्निंग में नहीं लेती है, वो आफ्टरनून वगैरह की चाय उसके जिम्मे होती है। बट मुझे लगता है कि बनाना मुझे आता बहुत कुछ है, बट किसी दिन बना दिया अगर मैंने तो ऐसा नहीं हो कि आगे मेरे ही गले पड़ जाए कि हाँ भैया बना ही लो आप, तो मैं फिर दूर ही रहता हूँ इसमें। ये बहुत स्मार्ट सलाह है हमारे सर की तरफ से कि अगर आ भी रहा हो तो आप बिल्कुल उस जोन में घुसिए ही मत, वरना फिर रेगुलर हो मुझे एक बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि मम्मी थे तब तक, मम्मी प्रतिभा संभाल लेते थे। अभी मेरी डॉटर को कुकिंग का बहुत शौक है। अरे वाह। तो अगर कुछ भी खाना है अगर उसको बोल दिया तो वो कुक कर देती है, तो मैं हर बार बच जाता हूँ वहां से। अरे वाह। तो मेरा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ बच गए। एक बेटी जब घर में होती है ना, मुझे लगता है सब दुनिया बहुत आबाद रहती है, बहुत रंगीन रहती है। मैं खुद क्योंकि इस बात को फील कर सकती हूँ अपनी बेटियों के माध्यम से। जो आज दुनिया में हम स्पेशली इंडिया में जो देखते हैं ना कि हाँ लड़का होना चाहिए या लड़का नहीं है तो जीवन में बहुत बड़ी कमी है। एज एन प्राउड पेरेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड ओनली गर्ल चाइल्ड, हाउ यू फील दैट? नहीं, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा, मतलब मुझे नितिशा के बाद बहुत लोगों ने बोला भी कि एक और होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं। और हम लोग जब दोनों जने घर में होते हैं ना, तो प्रतिभा खुद कहती है कि भाई जरूरत क्या है दूसरे की, आप दोनों ही जो है वो अपने आप में पूरा जो घर है वो सर पे उठा लेते हो, तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे समाज में वो है, लोगों ने कहा भी, उसको भी बहुत कहा कि भी लड़का होना चाहिए, एक और आप ट्राई करो, एक नहीं तो दो तो होने ही चाहिए। मैंने कहा फिर दूसरी भी लड़की होगी फिर तुम कहोगे एक और ट्राई करो, तीसरा होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगा कभी ऐसा। लेकिन आज तो कभी ये फील आता ही नहीं, आता ही नहीं है। एग्जैक्टली आता ही नहीं है कभी। अभी ये सब हमारे शायद थॉट प्रोसेस में ही कहीं दूर दूर तक नहीं आता है। अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड, अगर वो एकदम हेल्दी है, हमारा एक हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला है फैमिली की, तो क्या दिक्कत है वो लड़का है कि लड़की? बस वही है। और मेरा तो बढ़िया एक ये है कि भगवान की मेहरबानी है, कुछ भी बोले जो भी मिलता है वो ये कहता है नितिशा जो है वो रेप्लिका है आपकी, उसका बोलने का जो तरीका वरीका है वो है, तो वो काफी कुछ कहते हैं पापा पे गई है, तो वो और ज्यादा प्राउड हो जाता है। सही है, तो अच्छा है ना सर। देखिए मम्मी पापा की लेगेसी को अगर अपने बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, आई डोंट थिंक कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर, आज मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसे इतनी बातें निकलती जा रही हैं। लेकिन एक लास्ट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अबाउट फ्यूचर। देखिए सर, जैसे हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करके रखते हैं। पहले जैसे मैंने कहा अभी हमारी बेटियां, तो पहले होता था कि अच्छा कमाना किसके लिए, बेटियों की शादी करनी है, बेटियों की शादी करनी है, और कुछ दिमाग में नहीं है। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, आज हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर करते हैं, बच्चों का तो करते ही हैं, बच्चे खुद भी अपना कर लेंगे। सही है। आज की वो क्या, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सही है। आप आपके फ्यूचर को आगे, जैसे एकेडमिक्स में आप ब्रिलियंट हैं ही, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी आप रील्स बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ और चीज जो दिमाग में है कि हाँ ये करना बाकी है या मुझे ये चीज भविष्य में और करनी है, कुछ ड्रीम्स? नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले ड्रीम्स बिल्कुल छोड़ दिए थे। ऐसे दिए थे मैंने, उसके पीछे रीजन ये रहा कि मेरी लाइफ में सब कुछ अपने आप होते ही गया। मीन्स अपन कहते हैं ना कि आप बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा तब कुछ होगा। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मतलब मीन्स जो फील्ड मिल गया उसमें स्ट्रगल किया और अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती गई। तो मेरा एक बहुत जबरदस्त वाला बिलीफ है कि होए वही जो राम रची राखा। बिल्कुल मेरा 100% बिलीफ है इसके ऊपर। मेरे दिन में 4-5 बार मेरे मुंह से निकल ही जाता है कि भाई जैसी हरी इच्छा। तो मुझे लगता है प्रिडिक्शन करने से कुछ होगा नहीं कि मैं ये फ्यूचर के लिए सोच लूं, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये हो जाएगा। मतलब जब मैंने जो सोचा या नहीं भी सोचा तो वो अपने आप आता गया। एक अपॉर्चुनिटी खत्म हुई, मुझे ध्यान में है कि 2020 में कोविड के टाइम पे फेस टू फेस कोचिंग पे एक बहुत बड़ा मतलब वंडर था कि बंद है बच्चे नहीं आ रहे हैं। अचानक से मेरे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आता है, वहां मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 साल बहुत अच्छे गए। यहाँ फेस टू फेस कोचिंग चालू किया, फिर कुछ सोचा कि लाइफ ऊपर नीचे हो रही है, अचानक एक और जगह से अपॉर्चुनिटी आ गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे लिए कुछ लिखा हुआ है तो अपने आप से मेरे पास आ ही जाएगा। और मुझे जो पसंद है, जहां तक की बात करूं, तो मुझे इन फ्यूचर लगता है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहना मुझे ज्यादा पसंद है। आई थिंक वीडियोस के थ्रू रहूं, रील्स के थ्रू रहूं और बस कम्युनिकेट करूं लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। और कभी अगर मौका मिलता है, ऊपर वाले की इच्छा हुई, तो ट्रैवलिंग बहुत करने की इच्छा है कि एक लेवल के बाद में बस मैं जो है वो जितना ट्रैवल कर सकूं, दुनिया को देख सकूं, जगह जा सकूं, एंजॉय कर सकूं, वो करेंगे। जोधपुर में कहाँ जाएंगे?
जोधपुर में तो बहुत सारी अगर जगह है। अकेले ट्रैवल करना हो ना कि हाँ बस अकेले कहीं निकल जाओ, हाँ, तो फिर कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी? मुझे लगता है कि गणेश मंदिर जो है ना, उसके जो पीछे का एक जगह है, वहां हम लोग जब कॉलेज टाइम पे थे तब भी बहुत जाते थे। वहां जाकर के आराम से गाड़ी रुकेगी, वहां एक छोटा सा पानी का आप कह सकते हो तालाब टाइप है, वहां आराम से बैठ जाओ, सुकून मिलता है वहां बहुत ज्यादा वाला। तो एक तो वो जगह, और एक दोस्तों के साथ कोई भी चाय की बढ़िया सी थड़ी पे बैठ जाओ, वो तो जो सुकून है ना वो कहीं पे नहीं है। मीन्स जबरदस्त वाला है। दोस्त हो साथ में, चाय हो और हमारी गप्पे हो। बिल्कुल मुझे लगता है हाँ वहां पर है ना वो चाय का ना तो टेस्ट कुछ याद रहता है, ना चाय का कोई मतलब कोई एलिमेंट, कोई निकोटिन, कोई नशा उस चाय में कुछ नहीं है चाय दोस्तों का साथ। बस वो दोस्तों का साथ है, वो चाय की जगह है, बस वो सब कुछ है। मुझे लगता है मेट्रोज के जो लोग हैं या जो बड़े शहरों में अंधाधुंध अपनी जिंदगी में भागे जा रहे हैं, उनको ये सुकून नसीब नहीं है। वो हमें है, वो है। मतलब हम लोग होता है ना, हमारे ऑफिस में भी क्या होता है, हर एक छोटे ओकेजन में हमारे एक छोटी सी पार्टी हो जाती है। जी। आज जिसकी बर्थडे, इवन किसी ने शेयर्स में कुछ आईपीओ आ गया किसी का, तो चलो अभी मिर्ची बड़े पार्टी। अच्छा, पार्टी में कोई ऐसा लंबी चौड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी खुशियां। चाय बन जाएगी, साथ में एक मिर्ची बड़ा आ जाएगा, कचौरी आ जाएगी, कभी कोई मिठाई हो गई, वो इच्छा हो गई बस। और दोस्तों के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ आप आउटिंग भी बहुत प्लान करते हैं, उन्हें लेके जाते हैं। हमारे क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं आसपास में। कई बार हम लोग होता है कि बच्चों के साथ भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए उनका, और मजा अच्छा रहता है। थोड़े खुले वातावरण में फ्रेशनेस भी आ जाती है। और मुझे लगता है एज एन टीचर स्टूडेंट जो रिलेशनशिप है वो और बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जैक्टली। तो सर एक बॉन्डिंग आपकी हमारे साथ हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं जी। सर एक पॉजिटिव थॉट जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी शेयर करना चाहें। एक हमारी परंपरा है कि हम अपने गेस्ट के साथ ये शेयर करते हैं, हमारे पास भी आपका एक सिग्नेचर महफूज हो जाता है। तो एक छोटी सी बात, अब आप इतनी शेरो शायरियां बच्चों को सुनाते हैं, तो कुछ हमारे लिए भी लिख दीजिए जी। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें ना सर, आजकल की डिजिटल दुनिया में मुझे लगता है ये मिस हो गई है जी। हर चीज बस फोटो मेमोरी है, वीडियोस मेमोरी है, लेकिन ये मेमोरीज जो है ना, तो मुझे लगता है ये लाइफ लॉन्ग है जी। राइटिंग मेरी समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल आ जाएगी सर। हम तो चाहते हैं कि लोग अपनी बात लिख के हमारे लिए खजाना है सर। और ये जो खूबसूरत छोटी छोटी बातें होती है ना, ये लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी लाती हैं कि शायद जो बड़ा कुछ आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं या बड़ी खुशियां ढूंढने जाते हैं, उनमें ये छोटी छोटी बातें ही हम मिस कर जाते हैं। एक रास्ता जब आप तय करते हैं, जब मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो जो वो रास्ता है उस रास्ते को एंजॉय कीजिए। वहां जो छोटी छोटी खुशियां मिलती है ना, उनका आनंद उठाइए। मंजिल तो अपने आप ही मिल जाएगी और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो बिल्कुल जय सर भी अपना मैसेज लिख चुके हैं। एक सिंपल सी बात लिखी है मैंने, व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता हूँ। कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या बात। तो आप जिससे भी कह रहे हो, चाहे भगवान से कह रहे हो, चाहे अपने सामने वाले से कह रहे हो, अगर आप एक सलीके से कहेंगे जी। तो हर बात जरूर सुनी जाएगी। बिल्कुल, हम भी तो यही चाहते हैं सर, इस चैनल के माध्यम से भी हम यही चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो वही मेरा थॉट था कि एक्चुअली में हम वही चीज, आपका जो ये चैनल है आपने स्टार्ट किया है, उसका आई थिंक पर्पस भी यही है। बिल्कुल, अच्छी बातें, सही लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। और देखिए बहुत सारे लोग, जैसे आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट हैं, एक सेलिब्रिटी कोई एक पोस्ट डालता है और वायरल हो जाती है, लेकिन किस तरह की पोस्ट, ये सोशल अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? एग्जैक्टली। हम क्या देख रहे हैं और हमें क्या दिखाया जा रहा है। तो कई बार लोग ये बात कहते हैं कि ऐसा तो हो ही रहा है, तो हम अगर कोई अच्छी बात कहेंगे तो कौन सुनेगा? तो जब बुरी बात भी लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात क्यों नहीं सुनेंगे? ये सोच के हम अपनी कोशिश क्यों बंद कर दें? सही है। तो मेरी कोशिश भी यही है कि अपने चैनल के माध्यम से वो सारी अनसुनी कहानियां, अनसुनी मन की बातें लोगों तक पहुंचाऊं, जो शायद हम किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारा कुछ है, अगर उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो फिर गलत ही बचेगा ना। बिल्कुल सही है। तो शायद देखिए, शायद हमारी अच्छी सी कोशिश हो। और सर एक हमारी परंपरा और है, हम अपने जितने भी गेस्ट हैं उनके साथ, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर है
क्या कि बात है। हम आपके साथ शेयर करते हैं। जिस तरह से आपने अपना सिग्नेचर हमारे साथ शेयर किया, आपकी जिंदगी की इतनी महत्वपूर्ण, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ शेयर की है कि कुछ चीजें की नहीं जाती, हो जाती है। जी, तो उसी तरह से बस ये भी Thank कुछ you. हो ही गया है। और आप thank you. जरूर इस पे अपने थॉट्स लिखिएगा, कुछ अच्छी जरूर, बातें लोगों जरूर। तक पहुंचाइएगा। ये मेरी बहुत पसंद की चीज है। जी जबरदस्त वाला कलेक्शन है मेरे पास डायरीज का, जी, और जी। नया साल शुरू हो रहा है, तो पहला गिफ्ट आपकी तरफ से आ गया है। क्या बात है सर। तो बिल्कुल मेरे थॉट्स को लिखने के लिए। हम भी चाहेंगे कि कभी आपके सारे इस कलेक्शन को हम पर्सनली ऑब्जर्व करें। जरूर, जरूर, तो जरूर आप आपके घर जरूर। चाय पे बुलाइएगा सर। जरूर मैम, जरूर। जरूर आपके डायरीज के कलेक्शन को देखेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। तो अगेन व्यूअर्स के लिए भी सिग्नेचर स्टाइल बाय स्वाति। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू।